गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की जो नेक्स्ट क्लास है उसमें आप लोगों का स्वागत है। आपने ने जो पीछे पढ़ा था यानी प्रत्यास्थता गुणांक अपने ने पढ़ रहे थे और उसके अंदर पढ़ लिया था यंग प्रत्यास्थता गुणांक, फिर उसके बाद पढ़ा था आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और फिर पढ़ा था अपने ने अपरूपण गुणांक। नेक्स्ट जो अपने एक लास्ट बचा अपना वो और पढ़ेंगे अपने आज, जो है पवाशो अनुपात। पवाशो अनुपात अपने जैसे किसको कहेंगे, ये माने कि कोई तार है, ठीक है, उस तार की लंबाई के अनुदिश अपने ने क्या किया, एक बल लगाया। लंबाई के अनुदिश जब फोर्स अपने लगाएंगे तो आपको पता है कि इस तार की क्या मोटाई में परिवर्तन आएगा और लंबाई में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। जैसे फोर्स लगाया लंबाई के अनुदिश, इसकी जो लेंथ है ये अपने मान के चल रहे हैं कितनी है, लंबाई है इसकी L। इसमें परिवर्तन आ गया, ये कह दे अपने डेल L की वृद्धि होगी। दूसरा इसकी मोटाई कह दो, या तार जो है उसका तार का व्यास, यानी पहले कितना था जब तक आपने ने कोई इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाया तब की बात करें तो D मान के चल रहे हैं। बाद में जैसे ही फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने के बाद लेंथ तो क्या हुई, बढ़ गई और मोटाई में क्या आ गई, कमी आ गई। कितनी आ गई, ये मान लेते हैं कि डेल D की आ गई, परिवर्तन आ गया। अब इसका जो व्यास हो गया वो कितना, D माइनस डेल D के बराबर। तो देखो कोई तार की लंबाई के अनुदिश अपने क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाएंगे तो तार की लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उसकी मोटाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखो इसमें दो तरीके की विकृति उत्पन्न हो रही है। एक तो यानी लंबाई के अनुदिश जो विकृति उत्पन्न होती है, जो अपने ने पढ़ा था अनुदैर्घ्य विकृति वाला, और उसको जो कंपोनेंट को अपने ने नाम भी दिया था, यानी इसमें अपने मान लेते हैं पहला अपने अनुदैर्घ्य विकृति कितनी है, अनुदैर्घ्य विकृति फॉर्मूला आपको पता है कि लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई। और इस अनुदैर्घ्य विकृति को अपने लिख किससे रहे हैं, यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि क्या है, अल्फा। लंबाई में परिवर्तन कितना, डेल L, प्रारंभिक लंबाई कितनी, कैपिटल L, जो कि समीकरण नंबर ये कह दूं 1, अल्फा मान। दूसरा, जब अपने इसकी लंबाई के अनुदिश अपने फोर्स लगा करके इसको खींचते हैं तो इसका व्यास चेंज हो रहा है, तो इस विकृति को अपने नाम क्या दे देते हैं, पार्श्व विकृति, यानी दूसरी विकृति पार्श्व विकृति। फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, यहां लंबाई में परिवर्तन था अनुदैर्घ्य वाले में, इसमें व्यास में परिवर्तन, यानी या इसको अपने ये कह सकते हैं बल के लंबवत दिशा में मोटाई, या ये कह दो व्यास में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक व्यास। ऐसे लिख दे, व्यास में परिवर्तन अपॉन आ जाएगा प्रारंभिक व्यास, जिसको अपने लिख रहे हैं विकृति, पार्श्व विकृति, जिसको बीटा के द्वारा, या आपने कहें कि बीटा इक्वल टू व्यास में परिवर्तन, व्यास डेल D कम हो गया तो डेल D प्रारंभिक व्यास कितना, D, जिसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 2। तो देखो अपने पवाशो अनुपात जो पढ़ रहे हैं, जिसको किसके द्वारा लिखा जाएगा, यानी सिग्मा द्वारा, अनुपात यानी सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, पार्श्व विकृति अपॉन अनुदैर्घ्य विकृति। ध्यान रखना, पार्श्व विकृति अपॉन क्या आ जाएगा, अनुदैर्घ्य विकृति। फॉर्मूला
अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, सिग्मा इक्वल टू ये आ गया पार्श्व विकृति यानी कि बीटा, और अनुदैर्ध्य विकृति यानी कि अल्फा। ठीक है, बीटा और अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, जिससे ये आ जाएगा सिग्मा इक्वल टू डेल डी अपॉन डी इंटू मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, जिसको कैपिटल एल अपॉन क्या आ जाएगा डेल एल, या ये कह दो सिग्मा बराबर आ गया डेल डी एल अपॉन डी डेल एल। ये अपने ने पोआसो अनुपात जो है वो निकाल लिया। नेक्स्ट, इसमें भी यूनिट अगर देखें तो कोई यूनिट नहीं बनेगी, डेल डी डी दोनों की यूनिट कट जाएगी, ऐसे ही एल अपॉन डेल एल जो आएगा उसकी यूनिट भी कट जाएगी, जिससे सिग्मा की कोई भी यूनिट नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अपने को ध्यान रखना है सिग्मा का जो मान होता है ना, वो कितने से कितने के बीच में सिग्मा की वैल्यू होती है, 0.2 से लेकर के 0.4 के बीच में। भी सामान्य अगर जनरल कंडीशन के अंदर देखें तो इसका मान इतना होता है। नेक्स्ट अपना अगला टॉपिक, इसको एक बार रिवाइज कर देती हूँ। पोआसो अनुपात पढ़ रहे हैं, जिसको आप किसके द्वारा लिखोगे, सिग्मा के द्वारा लिखोगे। ठीक है, कैसे थोड़ा सा बता देंगे कि कोई तार है जिसकी लंबाई L है, जिसका व्यास क्या है D है। लंबाई के अनुदिश इसके ऊपर क्या लगाया जाता है, एक बल लगाया जाता है, जिससे इसकी लंबाई में परिवर्तन आ गया या लंबाई बढ़ जाती है डेल एल के बराबर, व्यास में कमी आ जाती है कितने की, डेल डी की। ठीक है, फिर दो तरीके की विकृति उत्पन्न हो रही है, एक तो फोर्स लगाने के बाद बल की दिशा में परिवर्तन होने के कारण, दूसरी उसके व्यास के, ये कह सकते हैं अपने बल के लंबवत दिशा में या व्यास में जो परिवर्तन आ रहा है उस वजह से, जिसे लेंथ में जब परिवर्तन आ रहा है तो उस विकृति को अपने अनुदैर्ध्य विकृति बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला अपने पहले भी पढ़ चुके हैं। ये होता है लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। अनुदैर्ध्य विकृति को अपने यहाँ अल्फा से लिख देते हैं कि भी अनुदैर्ध्य विकृति अल्फा है। लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ, डेल एल, पहले लंबाई कितनी थी, कैपिटल एल, जो कि डेल एल अपॉन एल इक्वल टू आ गया अल्फा। ठीक है, नंबर 1 मान लेते हैं इक्वेशन। दूसरी विकृति जो मोटाई में परिवर्तन हो रहा है ना, उसको अपने नाम क्या दे देते हैं, पार्श्व विकृति, जिसका फॉर्मूला आप लिखोगे व्यास में परिवर्तन बटे क्या, प्रारंभिक व्यास, जिसको पार्श्व विकृति को अपने लिखेंगे किसके द्वारा, बीटा के द्वारा, इसलिए मैंने लिखा है बीटा। तो बीटा इक्वल टू व्यास में परिवर्तन कितना हुआ, डेल डी, पहले व्यास इसका कितना था डी, तो डेल डी बटा डी, बीटा इक्वल बीटा बराबर आ गया। 1 और 2 नंबर इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है। अपने पढ़ क्या रहे हैं, पोआसो अनुपात अपने को पढ़ना है, तो पोआसो अनुपात यानी कि जिसको सिग्मा द्वारा लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता क्या है, पार्श्व विकृति अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। इसलिए ये चीजें अपने ने पहले पढ़ी ली कि पार्श्व विकृति क्या है, अनुदैर्ध्य विकृति क्या है। पार्श्व विकृति बीटा, अनुदैर्ध्य विकृति यानी कि अल्फा, तो सिग्मा बराबर लिखा बीटा अपॉन अल्फा। सिग्मा इक्वल टू बीटा की वैल्यू पुट कर दो, डेल डी अपॉन डी और डेल एल अपॉन एल। यहाँ अपॉन में लिखेंगे तो कैपिटल एल ऊपर चला जाएगा, डेल एल है वो नीचे आ जाएगा, यानी फॉर्मूला अपने पास ये आ गया सिग्मा इक्वल टू ये वैल्यू आ गई अपने पास में। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है अपरूपण प्रतिबल की परस्पर लंब तथा बराबर मान के तनन प्रतिबल तथा संपीड़न प्रतिबल से तुल्यता। मतलब पूरा जो क्वेश्चन आता है ना, ये पूरा का पूरा आएगा कि अपरूपण जो प्रतिबल की परस्पर बराबर लंबवत
मान के तनन प्रतिबल और संपीड़न प्रतिबल दोनों मान, यानी कि संपीड़न प्रतिबल का और तनन प्रतिबल का जो मान है वो बराबर होता है, आपको सिद्ध करना पड़ेगा। मतलब जो हेडिंग अपने टॉपिक की है वही सेम क्वेश्चन आता है, लेकिन उसमें पूछा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि अपरूपण प्रतिबल की परस्पर लंबवत तथा बराबर मान के तनन प्रतिबल तथा संपीड़न प्रतिबल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अपरूपण प्रतिबल की परस्पर लंबवत तथा बराबर मान के तथा बराबर मान के तनन प्रतिबल तथा संपीड़न प्रतिबल से तुल्यता। यानी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि, यानी अपरूपण प्रतिबल जो अपने लंबवत और बराबर मान के तनन प्रतिबल और संपीड़न प्रतिबल के क्या होता है, बराबर होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पहले भी आ चुका है और अब भी पूछ सकता है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना भाई टॉपिक को। तो देखो, इसको समझने के लिए अपने ने क्या लिया, कोई एक ठोस घन लिया, डायग्राम ये कोई घन है, पीछे वाला जो फलक है उसको अपने डॉट डॉट लाइन से ऐसे दिखा देते हैं। घन है, घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होंगी। अपने ने ये मान लिया कि जो भुजा है उसकी लेंथ यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई किसके बराबर है, कैपिटल एल के बराबर। ठीक है, इस घन को यानी पृष्ठों को जो नाम दे देते हैं सी डी एस आर, यानी सी डी एस आर, और ये आ जाएगा ए बी और ये है पी क्यू। मतलब अपने पास जो घन है उस घन की, यानी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा डायग्राम बोर्ड पे बना हुआ, उसके जो फलक है, जैसे सामने वाला फलक दिखाई दे रहा है ए बी सी डी, एक फलक हो गया जैसे बी सी आर क्यू, एक हो गया ए बी पी क्यू, यानी ऊपर ऊपर वाला फलक। इधर साइड वाला जो फलक है वो है ए डी एस और पी, यानी ये इसके फलक है। अपने अपरूपण प्रतिबल की बात कर रहे हैं तो आप लोगों को पता है कि क्या करना पड़ेगा। भी अपरूपण प्रतिबल की जब बात आती है तो फोर्स कैसा, स्पर्शी प्रतिबल। अपने ने क्या किया भाई, ये मान के चल रहे हैं कि सी डी एस आर इस फलक को क्या रखा, स्थिर रखा। ठीक है भाई, इस फलक को हिलने नहीं देना, स्थिर रखना है। और इसका जो ये ऊपर वाला फलक है, कौन सा, ए बी पी क्यू वाला जो फलक, उसके ऊपर एक फोर्स लगाते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है, स्पर्शी बल, जो कि F के बराबर है। तो देखो, अपने कह रहे हैं कि नीचे वाले फलक को स्थिर रखा, ऊपर वाले फलक के ऊपर स्पर्शी बल F लगाया, तो ये घन क्या नहीं होना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। या ये कह दो कि भी अपने देखो, अगर ये फोर्स पकड़ के नहीं रखा होता तो क्या होता कि इस फलक के ऊपर स्पर्शी बल लगाएंगे, दूसरे वाले फलक के ऊपर भी फोर्स वो लगेगा, तो इस प्रकार से ये क्या है, ऐसे घूमना चाहेगा। अपने इसको घूमने नहीं दे रहे तो क्या होगा, जितना फोर्स यहाँ लग रहा है उतना ही फोर्स यहाँ पे इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर भी लगेगा। यानी स्पर्शी जो बल है, एक तरीके से ये मान सकते हैं कि ये इसको क्या करेगा, कौन सी डायरेक्शन के अंदर, यानी
क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, भाई अपने अगर एंटी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर ये कह सकते हैं कि घुमाना चाहेगा, यानी इसके ऊपर फोर्स लग रहा है F, यानी ये फोर्स लगेगा कौन सी डायरेक्शन के अंदर, भाई ये इधर लग रहा है तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों का परिमाण क्या होगा, बराबर होगा। इस घन को ये करें कि घूमना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो क्या होगा, ये जो फलक है और ये वाला जो फलक है इनके ऊपर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का मान परिमाण में तो बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन में क्या होगा, अपोजिट होगा। जैसे किधर, नीचे की तरफ, ये मान लेते हैं F डैश, ये जो फोर्स लगेगा किधर, यानी कि F डैश फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, यानी अपने निकालते हैं। सबसे पहले तो ये देखना है कि F फोर्स और F डैश जो फोर्स है वो क्या है, बराबर। ये कैसे अपने को पता चलेगा कि देखो जो वामावर्त बल युग्म और जो दक्षिणावर्त बल युग्म, मतलब एक तो इसको क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के जो काम कर रहे हैं, मतलब ये क्लॉकवाइज जो घुमाने का काम कर रहा है फोर्स कौन सा, ये वाला F और ये वाला F, ठीक है। तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज जो घुमाने का काम कर रहा है उस बल भी, एक बल ये हो गया एक बल ये हो गया, तो दोनों बल युग्म बनाएंगे और इसके कारण क्या उत्पन्न होगा, बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। तो अपने ये कहें कि अपने एक बार तो निकाल लेते हैं क्लॉकवाइज और एक बार निकाल लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि बल युग्म जो है उसका आघूर्ण कितना है, यानी दक्षिणावर्ती बल युग्म का बल आघूर्ण, बल आघूर्ण कितना हो जाएगा, बल आघूर्ण बल इंटू क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। अपने बात कर रहे हैं इस ऊपर वाले फलक और इस वाले फलक की, इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी मतलब A से लेकर के D तक की। तो देखो बल तो F और बीच की दूरी कितनी, AD, ठीक है। दूसरा वामावर्ती बल युग्म का बल आघूर्ण, बल इंटू, देखो किन की बात कर रहे हैं, वामावर्ती इनकी बात कर रहे हैं, भाई ये इसको इधर घुमा रहा है ये इसको इधर, तो यानी ये ऐसे घूमेगा वामावर्त, इनके बीच की दूरी कितनी, CD, यानी कि CD। लेकिन अपने क्या कह रहे हैं कि ये घन क्या रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, इसके ऊपर किसी तरीके का यानी फोर्स लगाने के बाद ये घूमना नहीं चाहिए, ना तो एंटी क्लॉकवाइज ना ही क्लॉकवाइज, करने का मतलब अपनी साम्यावस्था में रहे। तो नेक्स्ट है साम्यावस्था, साम्यावस्था के लिए क्या होगा, वामावर्ती बल युग्म के कारण आघूर्ण और दक्षिणावर्ती बल युग्म के कारण आघूर्ण दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर होंगे तो अपने लिख देते हैं FAD इक्वल टू, इसको F डैश करोगे क्योंकि ये F डैश फोर्स है, F डैश CD, चूंकि घन है तो AD बराबर किसके, CD के, जिसको कैपिटल L लिख रहे हैं चूंकि। तो अपने पास आ गया F इंटू कैपिटल L, F डैश इंटू कैपिटल L, F L से L कट जाएगा, F इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, F डैश के। तो ये बात तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि इसके जो दक्षिणावर्ती बल युग्म जो F है दोनों ही फोर्स, और जो वामावर्ती बल युग्म जिसके कारण बल आघूर्ण उत्पन्न होगा उनके जो फोर्स F और F डैश की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। ये थोड़ा सा इस प्रकार से अपने को बताना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो इसी डायग्राम का अपने ले लेते हैं इसका सामने वाला फलक, सामने वाला फलक ABCD फलक की बात करें, जैसे मैंने अलग निकाल लिया हो, इस फलक की को ही मान के चले AB
सी और डी। इसका विकिरण AC और ये जो विकिरण है वो क्या है, BD। यानी जहां BD और AC दोनों आपस में काट रहे हैं उस बिंदु को अपने ने O मान लिया। इस AB वाली भुजा पर फोर्स लग रहा है F इस दिशा में, AD पर फोर्स लग रहा है F डैश नीचे की तरफ। अब F डैश इक्वल टू F है तो अपने F ही लिख लेते हैं, ठीक है। अगर देखो इन दोनों का परिणामी अपने निकालें तो परिणामी किधर होगा, इस डायरेक्शन के अंदर। परिणामी कितना होगा, देखो पहले अपने इन BD विकिरण के अनुदिश निकालें तो इसमें फोर्स लग रहा है AB दिशा में। CD वाली भुजा CB वाली पे देखना, CB के अनुदिश फोर्स F डैश ऊपर की तरफ लग रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ F डैश इक्वल टू F है तो आप ऐसे लिखें। परिणामी इनका निकालें तो देखो इस डायरेक्शन में कितना F, इस डायरेक्शन में कितना F, इनका जो परिणामी होगा वो कितना F√2। निकालना आता होगा वेक्टर वाली प्रॉपर्टी से आप इसको निकाल सकते हो F√2। ऐसे ही इसमें देखो ये जो फोर्स लग रहा है F, AD के अनुदिश फोर्स लगेगा, ये भी F। परिणामी जो होगा वो इनके रिजल्टेंट बीच में होगा जिसका मान कितना F√2। BD जो विकिरण है उसके अनुदिश देखना फोर्स लग रहा है, BD विकिरण की लंबाई में क्या हो रही है भाई, फोर्स लगेगा तो BD विकिरण की लेंथ में क्या होगी, वर्दी, क्योंकि एक फोर्स इधर खींच रहा है दूसरा फोर्स इसको अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है, तो यानी कि BD विकिरण की लंबाई में क्या हो जाएगी, वर्दी हो जाएगी। इस BD विकिरण की लंबाई में वर्दी होने से इसके लंबवत जो फलक, भाई BD मैं जैसे ये वाला विकिरण यहाँ मिला देती हूँ तो इसके लंबवत वाला फलक है कौन सा, मैं इस डायग्राम में इसको दिखा रही हूँ कि कौन से फलक की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। ये जो फलक है वो BD के क्या है, लंबवत है, यानी लंबवत एक तल है। इसकी शेप अगर अपने देखे तो किस प्रकार की है, एक आयत जैसी है। अगर अपने इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो ये कितनी हो जाएगी, L के बराबर, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अपने ने घन लिया है, बराबर लिया। अगर अपने AC की बात करें यानी भुजा AC, तो ये देखो L है, ये L है तो ये L√2 हो जाएगी, यानी ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, L√2। मैं सिर्फ भुजाएं दिखा रही हूं इसमें क्योंकि अपने को इसका एरिया चाहिएगा, L√2, ठीक है। ये L है, L√2 है। BD विकिरण की लेंथ में वर्दी होगी। इसके लंबवत तल कौन सा है, लंबवत तल, लंबवत तल जिसका नाम दे देते हैं ACPR, यानी इसके लंबवत तल ACPR पर क्या लगेगा, तनन प्रतिबल। तनन प्रतिबल, ठीक है। तनन प्रतिबल लगेगा तो अपने निकाल लेते हैं विकिरण जो अपना कौन सा BD के अनुदिश लगने वाला तनन प्रतिबल का मान कितना है। विकिरण BD के अनुदिश तनन प्रतिबल, देखो फॉर्मूला पढ़ा है अपने ने F/A। F यानी परिणामी बल का मान कितना, यानी परिणामी बल F√2 उनमें से आप कोई सी भी वैल्यू रख दो, यानी ये हो जाएगा F√2। ये मैंने फॉर्मूला बताया है लेकिन आप इसके अनुसार देखो डायग्राम में क्या है, अपॉन A यानी कि तल ACPR का क्या
क्षेत्रफल लेना है। और ACPR का अगर अपने क्षेत्रफल की बात करें तो कितना, लंबाई गुना चौड़ाई, यहां लिख देती हूं ACPR का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल एक आयत बन रहा है, लंबाई गुना विड्थ, यानी इसको मैं लेंथ L√2 और चौड़ाई इसकी L, तो हो गया L²√2, L²√2, यानी BD के अनुदिश तनन प्रतिबल का मान आ गया √2 से 2 कट जाएगा, F/L²। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अपने इसी प्रकार से बात करते हैं कौन से विकिरण की, विकिरण AC की। फोर्स देखो, AC विकिरण में परिणामी फोर्स देखना किधर लग रहा है, कितना लग रहा है, कैसे अपने निकालेंगे। जैसे तरीका यही रहेगा, इसमें F फोर्स ऊपर की तरफ, ये C से D की तरफ, इसका जो परिणामी होगा वो किधर, यानी CO की तरफ। इसमें देखना F फोर्स इधर लग रहा है, F इधर लग रहा है, इनका जो परिणामी वो इस तरफ, दोनों देखो फोर्स यानी AC के अनुदिश लग रहे हैं, यानी इस विकिरण में क्या आएगा, संकुचन आएगा। तो यानी ये संकुचन इस AC के लंबवत तल, और AC के लंबवत तल कौन सा, जैसे इसी डायग्राम में तो देखो अगर अपना दिखाना चाहे तो अपने दिखा सकते हैं, या ये कह दो जैसे यहां बनाया है ना, थोड़ा सा डायग्राम इसमें सही नहीं दिखेगा, मैं इधर दिखा देती हूँ। अपने AC, यानी ये A बिंदु है और ये C है, इसके जो अपने लंबवत तल की जो बात कर रहे हैं वो इसको यहां से मिलाओ, और ये जो पीछे वाला बिंदु आपको दिखाई दे रहा है इसको यहां से मिला दो। तो देखो ये जो तल बन गया, ये वाला तल, ये जो तल बन गया पीछे का, ये तल यानी इस AC तल के क्या होगा, लंबवत। AC में क्या आ रहा है, संकुचन आ रहा है, AC में संकोचन आएगा, यानी विकिरण AC में संकुचन होगा। इसके लंबवत तल कौन सा, इसके जो लंबवत तल है वो है, इसका नाम अगर दें तो अपने ये लिखेंगे BDSQ, लंबवत तल BDS और Q, यानी कि ये क्या है, इसके लंबवत तल है। यानी इस लंबवत तल में इसके संकुचन के कारण क्या उत्पन्न होगा, संपीड़न प्रतिबल। उस संपीड़न प्रतिबल का मान निकाल लेते हैं, संपीड़न प्रतिबल। संपीड़न प्रतिबल का मान निकालोगे, BDSQ तल की बात हो रही है, सेम ऐसे ही फॉर्मूला लगाएंगे, F/A करेंगे। F की बात करें तो यहाँ पे भी फोर्स कितना, F√2, ये भी कितना, F√2। इसका भी जैसे लेंथ L√2 थी, इसकी भी लंबाई क्या हो जाएगी, L√2 हो जाएगी। इसकी जब चौड़ाई की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। तो सेम फोर्स F√2, और क्षेत्रफल भी सेम बन जाएगा, जैसे इसका आया था ना ACPR का, वैसे ही L²√2, ये कट जाएंगे तो अपने पास आ गया F/L²। यानी ये क्या है, संपीड़न प्रतिबल, ये क्या है, तनन प्रतिबल, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, बराबर आ रही है। यही चीज अपने को सिद्ध करनी थी, यानी क्या सिद्ध करना था कि अपरूपण प्रतिबल की परस्पर लंबवत, क्योंकि ये फोर्स लंबवत होते हैं एक दूसरे के, एक AD के अनुदिश, एक BD के अनुदिश है, और एक AC के अनुदिश है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, और मान में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये चीज अपने को निकालनी है
सिद्ध करनी है, इसके लिए अपने क्या लेके चले, एक कोई घन लिया, घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो गई, ये अपने ने कैपिटल L मान ली। अपने ने इसके नीचे वाले फलक CDSR को क्या रखा, स्थिर रखा। ऊपर वाले फलक ABPQ के ऊपर स्पर्शी बल लगाया। जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो देखो, अगर पकड़ नहीं रखा होता तो ये कैसे घूमता, इस प्रकार से घूमता, यानी इसके ऊपर क्लॉकवाइज क्या लग रहा है, यानी फोर्स लग रहा है, लेकिन अपने इसको घूमने नहीं दे रहे, घूमने नहीं दे रहे, तो यानी यहाँ जो फोर्स होगा और यहाँ जो फोर्स होगा, क्योंकि पकड़ के रखा है तो इस फोर्स के ये वाला फोर्स क्या होगा, बराबर ही होगा। तो यहाँ F है तो यहाँ वाला भी कितना, F, इस फलक पर लगने वाला। लेकिन घूमने नहीं दे रहे, तो जितना दक्षिणावर्त घुमाने की कोशिश में फोर्स लगेगा उतना ही उसको वामावर्त घुमाने की कोशिश में भी तो फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तो ये रुका रहेगा। इसलिए इन दोनों फलकों पर क्या हो जाएगा, फोर्स उत्पन्न हो जाएगा। जो फोर्स कितना होगा, परिमाण में तो बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन में क्या होगा, अपोजिट होगा। ये चीज अपने बाद में सिद्ध भी कर देंगे। एक बार मान लेते हैं कि यहाँ F' हो रहा है, यहाँ F' है, इसकी डायरेक्शन इधर है तो इसकी F' की ऊपर की तरफ होगी, इसकी डायरेक्शन F की इधर है तो इसमें F' की इसके जस्ट अपोजिट होगी, F' मान के चले। फिर अपने ने ये कहा कि इन दोनों फलकों पर लगने वाला फोर्स परिमाण में तो बराबर है, डायरेक्शन इनकी अलग अलग है, तो एक बल युग्म बनाएंगे जिससे बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, जिसको दक्षिणावर्ती बल युग्म का आघूर्ण बोल देंगे, जिसको आपने ने लिखा है दक्षिणावर्ती बल युग्म का बल आघूर्ण। क्या होता है, बल इंटू क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, बल तो F और दूरी यानी इस फलक की और इस फलक की बात हो रही है, तो इनके बीच की दूरी या तो L रख दो या AD भुजा रखो, तो ये रख दो, तो अपने पास ये आ गया। ऐसे ही अपने वामावर्ती की बात करें तो वामावर्ती में फलक कौन से, ये दोनों, इस पे फोर्स F', इसमें भी फोर्स F', फोर्स तो अपने ने F' लिख लिया, और बीच की दूरी कितनी, CD, यानी कि CD। अगर साम्यावस्था में है तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो बल आघूर्ण है वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर होंगे तो अपने ने बराबर रख दिया, AD और CD भुजा बराबर है, तो F बराबर किसके आ गया, F' के आ गया। फिर अपने निकालते हैं तनन प्रतिबल और संपीड़न प्रतिबल का मान। ये निकालने के लिए अपने ने सामने वाला फलक लिया, ठीक है, इसके अंदर विकिरण कौन सा, BD विकिरण ये ले लिया, इसके नोदिस फोर्स लग रहा है F, इसके नोदिस फोर्स लग रहा है F। अपने क्या करते हैं, ये फोर्स लग रहा है F, ठीक है, सभी में बल अपने ने दिखा रखे हैं, सबके मान बराबर है, लेकिन दिशा देखो, इसमें F डायरेक्शन ऊपर की तरफ, परिणामी निकालेंगे तो इस परिणामी दोनों के बीच में होगा इनका रिजल्टेंट, जिसकी वैल्यू F√2। ऐसे इधर भी देखो, ये F, इधर F, परिणामी F√2। इधर BD के अनुदिश जो फोर्स लग रहा है, परिणामी बल लग रहा है, वो अपने B' बोल दे, इसको ये भी तो कह सकते हैं B' के अनुदिश, और ये D' के अनुदिश, जो कि B' के अनुदिश F√2